हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट और हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज़। तो हमने अब तक से यूनिट 8 कवर कर लिया है। ये हमारे यूनिट 9 है और फिर उसके बाद हम यूनिट 10 कवर करेंगे और हमारा पूरा जो है यूनिट वाइज पीवाईक्यू 2012 से लेकर 2025 तक की सारी पीवाईक्यू हमने कवर कर ली है। जो अब तक के आए हैं उसमें से कोई भी पीवाईक्यू है वो आपका छूटेगा नहीं। अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रोजेरियन थेरेपी, यानी रोजेरियन थेरेपी में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही है। पहला कहता है कि द थेरेपिस्ट इज अ सपोर्टेड एंड नॉन डायरेक्टिव। और सेकंड कहता है इट इज द क्लाइंट एंड नॉट द थेरेपिस्ट हु बेस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इन व्हाट डायरेक्शन द थेरेपी शुड प्रोसीड। एंड थर्ड वन कहता है कि द थेरेपिस्ट कैन सेंस द क्लाइंट टेंशन एंड इनकंग्रुएंस फीलिंग एंड रिफ्लेक्ट देम बैक टू द क्लाइंट। अगर हिंदी में देखते हैं तो कहता है रोजमेरियन थेरेपी में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। चिकित्सक सहायक और गैर निर्देशात्मक होता है। समस्या और उपचार की दिशा को चिकित्सक नहीं बल्कि क्लाइंट सबसे बेहतर समझता है। थर्ड कहता है कि चिकित्सक क्लाइंट की भावनात्मक असंगतियों को समझकर प्रतिबिंबित करता है। एंड अब इसमें ये देखते हैं कि रोजरियन थेरेपी यानी जो कार्ल रोजर्स ने थेरेपी दिया था उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने सपोर्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव अप्रोच के बारे में बताया था। तो पहला तो सही है। दूसरा ये कहता है कि क्लाइंट जो है इट इज क्लाइंट नॉट टू द थेरेपिस्ट। सही बात है कि समस्या जो है वो सबसे बेहतर कौन समझेगा, चिकित्सक नहीं, क्लाइंट अपने आप को खुद समझेगा। और थर्ड वन जो है चिकित्सक क्लाइंट की भावनात्मक असंगतियों को समझकर प्रतिबिंबित करता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को किसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इम्पल्सिव एंड अफेक्टिव इन इंस्टेबिलिटी, अनयूजुअल परसेप्शन एक्सपीरियंस। थर्ड वन इज अनस्टेबल एंड इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एंड फोर्थ कहता है रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर और गेस्चर। फिफ्थ वन इज प्री ऑक्यूपेशनल विद द डिटेल एंड रूल्स। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व इम्पल्सिबिलिटी एंड मूड इंस्टेबिलिटी। और क्या होता है अनस्टेबल इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एंड लास्ट वन इज रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर। आते रहता है कि हम कभी सुसाइड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट अकरिंग इन द इंडिविजुअल लाइफ। व्यक्ति के जीवन में होने वाले निम्न संघर्षों का सही क्रम क्या है। ऑटोनोमी वर्सेस सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, एंड कॉम्पिटेंस वर्सेस इंफीरियरिटी, एंड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो जो इसका जो राइट सीक्वेंस बनता है तो वो बनेगा आपका, पहले क्या होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेल्फ एंड डाउट, एंड कॉम्पिटेंस वर्सेस इंफ्योरिटी, और फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, एंड लास्ट वन इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर इज आर नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग पे क्या बेस्ड नहीं है, फ्लडिंग है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, ट्रांसपेरेंट एंड क्लाइंट सेंटर थेरेपी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आइडिया, यानी मृत्यु की यथार्थ अवधारणा निम्न विचारों पर आधारित है। परमानेंस, यूनिवर्सलिटी, मोर्टैलिटी एंड नॉन फैक्चुअलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा परमानेंस है, एंड यूनिवर्सलिटी है, एंड फोर्थ वन इज नॉन फैक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन ग्रुप काउंसलिंग देयर इज अ टिपिकल ऑर्डर ऑफ वेरियस स्टेजेस।
यानी ग्रुप परामर्श चरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। अब हमने लास्ट में भी जो प्रीवियस वीडियो है उस पर भी डिस्कस किया था। तो पहले क्या आता है, पहले आता है इसमें आएगा फॉर्मिंग आएगा, फिर स्टॉर्मिंग आएगा, देन नॉर्मिंग आएगा एंड परफॉर्मिंग आएगा। एडजर्निंग इसमें दिया नहीं है। द राइट आंसर इज 3, 4, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन सीक्वेंस ऑफ देयर इमर्जेंस एज एन इंडिविजुअल ग्रोथ। तो ये किससे शुरू होता है, ये आपका शुरू होता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन से। फिर क्या होता है, मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन, दिस वन इज 2, एंड देन सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, दिस वन इज 3, एंड लास्ट में आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। द करेक्ट सीक्वेंस इज DACB। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यंग एडल्ट हु रिटर्न आफ्टर लिविंग होम फॉर सम पीरियड टू लिव इन देयर मिडिल एज पेरेंट्स होम आर नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बूमरांग चिल्ड्रन। बूमरांग चिल्ड्रन क्यों कहते हैं कि जब क्या होता है कि जब एडल्ट चिल्ड्रन होता है वो बहुत टाइम घर चले जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर जब उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम या करियर में डिफिकल्टी होती है तो वो क्या होते हैं, आप उसके बाद वो घर लौट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ पर्सन विद सिजोफ्रेनिया वाज फाउंड टू रिपीट व्हाटएवर वर्ड दैट साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर एंड स्पीकिंग दिस बिहेवियर कैन बी। ये कहा जाता है इकोलेलिया, यानी जो बोलता है उसी बात को वो रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन चिल्ड्रेन द 3 माउंटेन टास्क वाज यूज्ड बाय पियाजे टू स्टडी। 3 माउंटेन टास्क में क्या पियाजे ने क्या इस्तेमाल, ये पियाजे के अनुसार क्या हुआ था, तो वो हुआ था ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो आत्म केंद्रित के बारे में बच्चे एक दूसरे के दृष्टिकोण को वो नहीं समझ पाते हैं। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आइडेंटिटी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हु आर एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव इन एन एफर्ट टू फाइंड वैल्यू एंड गोल टू गाइड देयर लाइफ इज कॉल्ड। यानी जीवन के लक्ष्य खोज कर रहे हैं व्यक्ति की पहचान स्थिति क्या कहलाती है। तो दिस वन इज मोरेटोरियम। मोरेटोरियम में क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है एक्टिवली एक्सप्लोर करते रहता है और उसे क्या होता है वो किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सेक्स क्रोमोसोम एनोमली एंड XXY रिजल्ट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ दिस वन इज क्लिन-फ्लिंटर्स सिंड्रोम। हमने इसमें बायोलॉजिकल बेसिस में भी डिफाइन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में ये कहता है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम कॉजेज कैन बी आइडेंटिफाई प्रीनेटल डायग्नोसिस थ्रू द यूजेज ऑफ एमिनो सिंथेसिस वाई। रीजन में ये कहता है कि द एमिनो सिंथेसिस प्रोसीजर रिवील दैट द fetus does not have the defect and the parents are spared month of the needless anxiety। एमिनो सिंथेसिस में क्या होता है, ये एमिनो सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, वो क्रोमोसोमल एनोमली को पहचानते हैं, अबनॉर्मलिटी को, और रीजन भी उसे सही से एक्सप्लेन कर रहा है। द बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है असर्शन एंड रीजन से है। अगेन असर्शन में ये कहता है कि टीचर नीड टू टीच चिल्ड्रेन द यूज ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजी फाइंडिंग आउट व्हाट वर्क्स वेल व्हेन एंड वेयर। यानी शिक्षक को बच्चों को अनेक रणनीतियों का उपयोग सिखाना चाहिए, यह पता लगाने के लिए कि कौन सी रणनीति कब और कहाँ कारगर होगी। और रीजन ये कहता है कि मोस्ट चिल्ड्रन आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजी दे कैन इम्प्लाई व्हाइल लर्निंग। तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे क्या होते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजी होता है। तो उसमें क्या कहता है टीचर को ये चीजें मल्टी डिसिप्लिनरी या मेटाकॉग्निशन स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीजें
सिखाना चाहिए। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रीड ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। कहता है ये जो कन्वर्सेशन दिया हुआ है वो किन किन के बीच में है। तो एक्स पूछता है कि व्हाट टाइम इज इट, वाई से, और वाई कहता है कि आई थिंक इट इज अबाउट 9:30। तो आपको क्या लगता है ये किन दोनों के बीच में इस तरीके की बात हो सकती है। तो दिस वन इज एडल्ट एडल्ट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस वो उससे पूछता है, वो उसे बता देता है, बात खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 16। इन विच सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉलोइंग कॉग्निटिव माइलस्टोन आर अचीव्ड, ऑब्जेक्ट परमानेंस, रिवर्सिबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन एंड सेंट्रेशन। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, फिर क्या होता है, सेंट्रेसिज्म होता है, एंड थर्ड वन इज रिवर्सिबिलिटी, एंड लास्ट में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में ये कहता है डिफरेंसेस बिटवीन इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर एट्रीब्यूट इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, यानी जो एक जैसे जो मोनोजाइगोटिक जुड़वा होते हैं बच्चों के बुद्धि स्तरों में अंतर पर्यावरणीय प्रभावों के कारण होता है। और रीजन ये कहता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव आइडेंटिकल जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शन ऑफ रेंज। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या करते हैं, आइडेंटिकल जीन शेयर करते हैं, यानी दोनों एक ही जीन से बने होते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर का जो इंटेलिजेंस एंड डिफरेंसेस बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अकॉर्डिंग टू माइकेनबाम द स्टेप ऑफ इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, यानी माइकेनबाम के अनुसार जो संज्ञानात्मक व्यवहार संशोधन के चरण है वो क्या है, कन्वर्ट सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ओवर्ट एक्सटर्नल गाइडेंस, ओवर्ट सेल्फ गाइडेंस, और कॉग्निटिव मॉडलिंग, फेडेड ओवर्ट सेल्फ गाइडेंस। और सेकेंड ऑप्शन में कहता है कि कॉग्निटिव मॉडलिंग, फेडेड ओवर्ड सेल्फ गाइडेंस, ओवर्ड एक्सटर्नल गाइडेंस, कोवर्ड सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड ओवर्ड सेल्फ गाइडेंस। थर्ड वन में कहता है कोवर्ट सेल्फ इंस्ट्रक्शन, फेडेड ओवर्ट सेल्फ गाइडेंस एंड ओवर्ट एक्सटर्नल गाइडेंस एंड कॉग्निटिव मॉडलिंग ओवर्ट सेल्फ गाइडेंस। फोर्थ वन कहता है कॉग्निटिव मॉडलिंग ओवर्ट एक्सटर्नल गाइडेंस, ओवर्ट सेल्फ गाइडेंस, फेडेड ओवर्ट सेल्फ गाइडेंस, कोवर्ट सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन किससे शुरू होता है, वो शुरू होता है आपका कॉग्निटिव मॉडलिंग से, जिसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट पहले ओवर्ट एक्सटर्नल गाइडेंस करता है, फिर उसके बाद उसे गाइडेंस देता है, और फेडेड एंड इंटरनलाइजेशन। तो उसके हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन 4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है असर्शन एंड रीजन से प्री ऑपरेशनल चाइल्ड हैज इरिवर्सिबल थॉट, यानी जो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे होते हैं उनकी सोच कैसे होती है, अपरिवर्तनीय होती है। और रीजन में कहता है कि द प्री ऑपरेशनल चाइल्ड फेल्स टू द परफॉर्म कंजर्वेशन टास्क। तो प्री ऑपरेशन चिल्ड्रन क्या होते हैं, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और वो क्या करते हैं, द लीड टू फेलियर कंजर्वेशन टास्क, वो कंजर्वेशन टास्क नहीं कर पाते हैं। द राइट आंसर इज बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है DSM-5 के अनुसार जो है चिंता विकारों में शामिल विकार है, क्या है, द फॉलोइंग द डिसऑर्डर आर द इंक्लूडेड एंजाइटी डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम, पैनिक डिसऑर्डर, सेलेक्टिव म्यूटेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फ्यूग। तो इसका जो राइट आंसर है वो पैनिक डिसऑर्डर एंड सेलेक्टिव म्यूटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर कोडेड ऑन एक्सिन 1 ऑन द 5 एक्सिस डायग्नोसिस। अब तो एक्सिस सिस्टम हटा दिया, जब DSM-5 से पहले DSM-4 TR तक तो था, क्या था, एक्सिस सिस्टम था। तो एक्सिस 1 में क्या इंक्लूड किया गया था, एक्सिस 1 में वी कोड और आल्सो कोडेड ऑन एक्सिस 1। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A एंड C। तो A एंड C किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है।
क्लिनिकल कंडीशन एंड वी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 22 असर्शन एंड रीजंस। असर्शन में ये कहता है कि ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी व्यू मैन एंड spiritual being, view consciousness as central to therapy and emphasize emotion, feeling and experimental aspect of the client। यानी पारलौकिक मनोचिकित्सा मनुष्य को एक आध्यात्मिक प्राणी के रूप में देखती है और चेतना को चिकित्सा का केंद्र मानती है और रोगी को भावनाओं, संवेदनाओं और प्रयोगात्मक पहलुओं पर बल देती है। और रीजन में ये कहता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, flexibility, recognition and awareness are some important concept of rational emotive behavior therapy। तो फर्स्ट में क्या कहता है, ट्रांसपर्सनल थेरेपी के बारे में बात करता है जो स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शसनेस से रिलेटेड होता है, और सेकंड वन जो फोकस करता है वो REBT के बारे में दिया हुआ है। दोनों सही है लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, तो बोथ आर ट्रू बट R इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है असर्शन एंड रीजन से है कि असर्शन में ये कहता है चिल्ड्रन और परमिसिव indulgent parents tend to be impulsive, aggressive and inconsiderate and demanding। यानी उदार और अति अनुमति देने वाले जो पेरेंट्स के बच्चे हैं वो क्या होते हैं, आवेगी होते हैं, आक्रामक होते हैं, लापरवाह और अधिक उपेक्षा रखने वाले होते हैं। और रीजन में ये कहता है कि परमिसिव इंडल्जेंट पेरेंट्स आर हाई ऑन वार्मथ, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। यानी उदार और अति अनुमति देने वाले माता पिता जो हैं स्नेह, अनुशासन और नियंत्रण में उच्च स्तर रखते हैं। तो परमिसिव इंडल्जेंट पेरेंट क्या होता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल होते हैं, जबकि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पल्सिव एंड डिमांडिंग होते हैं। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, A इज ट्रू एंड R इज द फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अकॉर्डिंग टू पियाजे चेंजेस इन द स्कीमा अकर ड्यू टू द बिहेवियर ड्यू टू द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी पियाजे के अनुसार स्कीमा में हम चेंजेस कब करते हैं, किन प्रक्रियाओं से ये चेंजेस होता है। तो स्कीमा चेंज होता है हमारा किसकी वजह से, ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन इंक्लूड असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो द राइट आंसर इज A and 3, ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में ये कहता है कि रिजोल्यूशन ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो। यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स का समाधान सुपर ईगो के विकास के मुख्य कारण है। और रीजन इससे क्या कहता है कि रिजोल्यूशन ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व अ चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन विद द सेम जेंडर पेरेंट्स। सुपर ईगो कब डेवलप होता है, रिजोल्यूशन ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स के थ्रू और आइडेंटिफिकेशन विद सेम जेंडर पेरेंट्स क्या करते हैं, इंटरनलाइज मोरल। तो इस प्रकार से रीजन जो है उसको सही से एक्सप्लेन करता है। द राइट आंसर इज बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है कि वायरिस्टिक और एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर जो है वो इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन DSM-5। DSM-5 में जो अभी नई कुछ चीजें ऐड की हुई थी, तो इन दोनों ये जो दोनों विकार हैं वो किस लिए ऐड किए गए थे। तो जो वायरिस्टिक और एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, वो सेक्सुअल इंटेंस से रिलेटेड होता है। एग्जिबिशनिस्ट में जैसे आप देखते हैं कि पब्लिक प्लेस पे लोग होते हैं जो अपने ये कुछ अपने बॉडी की पार्ट जो नहीं दिखाना चाहिए वो आप क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैराफेलिक डिसऑर्डर। इससे किस कैटेगरी में रखा गया था, पैराफेलिक डिसऑर्डर के कैटेगरी में रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कम्युनिकेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू क्लाइंट बाय अ थेरेपिस्ट पर्टेन टू विच टाइप ऑफ काउंसलिंग स्किल। यानी रिफ्लेक्शन ये जो होता है, सॉरी मैंने तो इसका आंसर ही बोल दिया, ये कब होता है, जब रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कम्युनिकेटिंग द क्लाइंट इंटरनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द बेस्ट होम एनवायरनमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज वन ऑफ विच। यानी बौद्धिक विकास के लिए सर्वोत्तम गृह वातावरण कौन सा होता है।
तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से कब होता है? जब गाइडेड इंडिपेंडेंस होता है, पेरेंटल सपोर्ट होता है विदाउट ओवर कंट्रोल, हेल्थ प्रॉब्लम एंड एक्सेसिव कंट्रोल और निग्लेक्ट hamper development. The right answer is A only. Next question है question number 29. What is the Piaget term for child's uneven cognitive performance and inability to solve certain problem even though one can solve similar problem requiring the same mental process. तो पियाजे के अनुसार जो समान मानसिक प्रक्रियाओं के बावजूद असमान संज्ञानात्मक प्रदर्शन को क्या कहते हैं? This one is horizontal decalage. हॉरिजॉन्टल डिक्रीज में क्या होता है? अनइवन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस होता है। चाइल्ड क्या शो करते हैं? इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस सिमिलर टास्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में ये कहता है कि फ्रैंकल डिस्क्राइब डेथ as a boundary situation, an urgent experience that forces a person to deal with the existential situation. यानी फ्रैंकल ने मृत्यु को एक सीमावर्ती परिस्थितियों के रूप में वर्णित किया था, एक ऐसी अत्यावश्यक घटना जो व्यक्ति को अस्तित्वगत स्थिति से निपटने के लिए विवश करती है। रीजन में कहता है कि द बाउंड्री सिचुएशन प्रोवाइड डीप मीनिंग फॉर द इंडिविजुअल। तो फ्रैंकल का जो व्यू था डेथ के बारे में, उन्होंने एग्जिस्टेंशियल बाउंड्री सिचुएशन को दिया था, ये बात सही है। और ऐसा सिचुएशन क्या होता है? फोर्स इंडिविजुअल टू फाइंड मीनिंग। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 31 है अगेन असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में ये कहता है कि इन प्री कन्वेंशनल स्टेज चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड मोरालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल कस्टम एंड वैल्यू। एंड रीजन में ये कहता है कि इन प्री कन्वेंशनल स्टेज चिल्ड्रन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वेदर दे विल बी रिवॉर्डेड और पनिश्ड। तो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे बेस्ड होता है। सोशल वैल्यू एंड अंडरस्टैंड जो है वो बाद में करते हैं। तो इस प्रकार से जो ए है वो क्या है? फॉल्स है एंड आर इज द ट्रू। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव अप्रोचेस द रोल ऑफ अ टीचर। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? करेक्ट, रॉन्ग आंसर, प्रिवेंट मिसकंसेप्शन, फैसिलिटेट एंड सुपरवाइज एंड टीचर्स इफेक्टिव स्ट्रेटजी। ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थी। इसका आंसर जो होगा वो बी एंड डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन पार्किंसन डिजीज एंड हंटिंगटन डिजीज। यानी निम्नलिखित में से कौन से पार्किंसन रोग और हंटिंगटन रोग के बीच में सही अंतर बताता है? तो पार्किंसन एंड हंटिंगटन डिजीज क्या है? एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बेसिस है। ये किससे एसोसिएटेड होता है? सीवियर डिमेंशिया और पार्किंसन इज यूजुअली नॉट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है अरेंज द ईगो स्ट्रेंथ इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्टेज। तो एरिक्सन ने जो डेवलपमेंट का स्टेज दिया था तो उसमें पहले क्या आया था? होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिडेलिटी, लव, केयर एंड विजडम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसे कैसे याद कर सकते हैं? जैसे होता है ना होप यू आर डूइंग वेल, तो इसे कहते हैं होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस। इस तरीके से याद करोगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 35। एक क्लाइंट है जो अपने काउंसलर से क्या बोलता है? रियली डोंट हैव मच टू से टैपिंग फूड। वो फूड को टैप करते हुए कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। तो काउंसलिंग उसे क्या कहता है कि आपको पता है कि आप अपना पैर हिला रहे हैं? तो क्लाइंट कहता है नहीं, शायद मैं अधीर महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा भ्रमित भी हो रहा हूँ। तो यह परामर्शदाता ये जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो ट्राइंग टू क्रिएट बोथ अवेयरनेस, एक तरह से उसे अवेयर कर रहा है कि आप कुछ कर रहे हो, और डीपर अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू। तब तक से चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आने वाला है। आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड भी किसी वक्त आएगा। तो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।